नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित धारनिया है और मैं आपके साथ इंडिया इस 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट ग्रांट एक एंटिटी को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है, कोई इंसेंटिव्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते हो जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है या गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है तो कई बार एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में इंसेंटिव्स दे देती है। तो जिस भी तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहे और एंटिटी को अगर वो सपोर्ट मिलता है तो वो सपोर्ट अगर फाइनेंशियल फॉर्म में है या असिस्टेंस के फॉर्म में है तो किस तरीके से हमारी बैलेंस शीट में प्रेजेंट होगा, हमारी इनकम स्टेटमेंट में किस तरीके से प्रेजेंट होगा। इंडियस 20 गवर्नमेंट ग्रांट कहता है कि कोई भी रिसोर्सेज ऐसे आए हैं उन्हें हमें देखना होगा कि वो ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स है या ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम है। अगर ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स है तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट होंगी, ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम है तो डायरेक्टली पीएनएल में रिकॉग्नाइज होंगी। तो कब हम गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और गवर्नमेंट किसे माना जाएगा? गवर्नमेंट कोई भी बॉडी हो सकती है जो अभी पावर में है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एंटिटी को सपोर्ट कर रही है और ग्रांट दे रही है या इंसेंटिव इन्हें प्रोवाइड कर रही है, तो उसे अकाउंटिंग में किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट कोई भी असिस्टेंस है जो एक एंटिटी को मिलता है, जो वो कोई कंडीशंस मीट कर जाते हैं या उन्होंने पास्ट में कोई ऐसी कंडीशंस मीट कर ली हैं जिसकी वजह से वो एलिजिबल हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है। कई बार वो ये उम्मीद के साथ भी गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हमें उम्मीद है कि हम कंडीशंस मीट कर जाएंगे और हम एलिजिबल हो गए हैं गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव करने के। अगर इन फ्यूचर वो कंप्लाई नहीं करते हैं किसी वजह से तो गवर्नमेंट ग्रांट वापस देनी भी पड़ सकती है। तो इसी वजह से ये हमारी डेफर्ड इनकम का हिस्सा भी होता है कि हम इन्हें रिलीज़ करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जिन सालों को बेनिफिट होगा इस गवर्नमेंट ग्रांट का उस पीरियड में हम इन्हें रिलीज़ करते हैं और डायरेक्टली एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा हमें ऑल्टरनेटिव दिया जाता है, पर जो हमारे यहाँ एप्लीकेबल तरीका है वो ये है कि हम एसेट की कॉस्ट में से उस गवर्नमेंट ग्रांट को डायरेक्टली माइनस ना करके हम लाइबिलिटी वाली साइड डेफर्ड इनकम नाम का एक अकाउंट दिखाएंगे जो लाइबिलिटीज़ में दिखाई देगा, और जो भी ग्रांट रिलीज़ होगी पीएनएल में हर साल वो हम पीएनएल के थ्रू रूट करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से ये प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स किस तरीके से रिकॉग्नाइज होगी। आपके पास एक मशीन है जिसकी कीमत 4 लाख रुपए,
आपको 1 लाख की ग्रांट मिल गई और इसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस 1 लाख की ग्रांट को मशीन की कॉस्ट में से डायरेक्टली माइनस कर दें। तो 4 लाख की मशीन में से अगर 1 लाख माइनस कर देंगे तो आपकी मशीन जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट होगी वो 3 लाख की होगी। अब यूजफुल लाइफ अगर 5 साल है तो इसका मतलब 60,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हर साल पीएनएल में। अब मशीन की कीमत तो मार्केट में 4 लाख की थी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डेप्रिशिएट करते तो 80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होता, पर हमने डायरेक्टली एसेट की कीमत में से उस ग्रांट को माइनस कर दिया तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ पीएनएल में वो कम हुआ। ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका हो सकता है। जो प्रेफर्ड तरीका है वो ये है कि आप अपनी मशीन को अपनी बुक्स में 4 लाख पे दिखाएंगे, यूजफुल लाइफ अगर उसकी 5 साल है तो 80,000 का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे पीएनएल में। और क्रेडिट साइड बैलेंस शीट के आप एक डेफर्ड इनकम बैलेंस रिकॉग्नाइज करते हैं 1 लाख रुपए का। जब आप डायरेक्टली माइनस कर रहे थे तो एक रिड्यूस डेप्रिसिएशन के रूप में पीएनएल में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो रहा था, 80,000 डेप्रिसिएशन की जगह 60,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था। पर जैसे ही आपने लायबिलिटी साइड डेफर्ड इनकम नाम का एक बैलेंस क्रिएट किया 1 लाख का, तो अब डेबिट साइड जो एसेट आपका रिकॉर्डेड है 4 लाख का वो 80,000 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा और ये जो 20,000 का डिफरेंस है ये रिलीज होगा डेफर्ड इनकम में से हर साल और पीएनएल में दिखाई देगा। उसी पीरियड में जिस पीरियड में एसेट डेप्रिशिएट होगा तो ऑटोमेटिकली हमें ये रिड्यूस डेप्रिसिएशन के वे में फ़ायदा पहुंचा देगा और हम दुनिया को ये भी बता पाएंगे कि हमारा एसेट कितने का था और हमें ग्रांट कितने की मिली। तो डेफर्ड इनकम अप्रोच प्रेफर्ड मेथड है जिसमें हमें रिलीज़ करना पड़ता है। 5 साल की लाइफ है, 1 लाख का ग्रांट मिला है तो 20,000 हर साल रिलीज़ होगा, बैलेंस शीट में से और पीएनएल में दिखाई देगा एज ग्रांट इनकम। ये इंसेंटिव हमें मिला है। ऑल्टरनेटिव तरीका है कि आप इसे डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हैं एसेट की कीमत में से, पर तब हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि कितना ग्रांट मिला और कितना एक्चुअल में डेप्रिसिएशन चार्ज होना था और ग्रांट की वजह से क्यों कम हो गया, इन बातों का हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए ये ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर के रूप में इसे भी मौका दिया गया है कि ये ऑल्टरनेटिवली आप कर सकते हैं, पर प्रेफर्ड तरीका है डेफर्ड इनकम अप्रोच। हम डेफर्ड इनकम दिखाएंगे। अब किसी वजह से अगर आपको ग्रांट रीपे करनी पड़ जाती है 2 साल के बाद, ऐसा हुआ कि आपने कंडीशंस कंप्लाई नहीं की है और ग्रांट वो रीपेबल हो गई, 2 साल के बाद स्थिति क्या रहेगी? आपके एसेट की पोजीशन ये है कि आपका एसेट नॉर्मली डेप्रिशिएट हो रहा है। पहले साल की डेप्रिसिएशन 80,000 लगी थी, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन फिर 80,000 लगी, 1,60,000 की डेप्रिसिएशन आपके एसेट को लग चुकी है। अब आपका एसेट 2,40,000 की फिगर पे आपकी बैलेंस शीट में मौजूद है। दूसरी तरफ लायबिलिटी वाली साइड डेफर्ड इनकम बैलेंस में भी 1 लाख के ग्रांट में से 20,000 पहले साल रिलीज हो गया, 20,000 दूसरे साल रिलीज हुआ, उसमें भी बैलेंस 60,000 का पड़ा है। अब जब ग्रांट रीपेबल होगी तो आपको पूरा अमाउंट रीपे करना पड़ेगा। तो जो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट क्रेडिट वो होगा 1 लाख रुपए आपको वापस देने पड़ेंगे क्योंकि 1 लाख की आपको ग्रांट मिली थी। आपके डेफर्ड इनकम बैलेंस में 60,000 रुपए पड़े हैं, उन्हें डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। डी रिकॉग्नाइज करेंगे तो डेफर्ड इनकम डेबिट होगा 60,000 से और 40,000 का चार्ज पीएनएल में डेबिट होगा क्योंकि आपको ग्रांट रीपे करनी पड़ रही है। पहले 2 साल में आपने क्या किया, आपने क्रेडिट किया पीएनएल में, इनकम दिखाई ग्रांट की 20,000 पहले साल, 20,000 दूसरे साल, 40,000 की टोटल इनकम आप दिखा चुके हैं अब तक। पर अगर आपको रीपे करनी पड़ गई
तो आपको ये 40,000 की जो इनकम है इसे रिवर्स करना पड़ता है ग्रांट रीपेमेंट के दौरान, क्योंकि आपको 1 लाख वापस देना पड़ रहा है। आपके डेफर्ड इनकम में बैलेंस है 60,000, वो डी रिकॉग्नाइज हो गया। जो डिफरेंस है 40,000 वो पीएनएल में एक साथ चार्ज होगा और आप ग्रांट डी रिकॉग्नाइज कर देंगे रीपेमेंट पे। यही एसेट अगर आपने ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर के बेसिस पे रिकॉर्ड किया है तो आपने डिप्रिसिएशन चार्ज कम की है। पहले साल आपने डिप्रिसिएशन 80,000 की बजाय 60,000 चार्ज की, दूसरे साल फिर आपने 80,000 की बजाय 60,000 चार्ज की, जिसकी वजह से 40,000 का डिप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ है पीएनएल में। और दूसरी तरफ आपका एसेट जो 2,40,000 पे रिकॉर्ड होना चाहिए था वो 3 लाख में से पहले साल की डिप्रिसिएशन 60,000, दूसरे साल की डिप्रिसिएशन 60,000, 1,20,000 से कम हुआ, वो भी 1,80,000 का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो एसेट है वो भी 60,000 कम दिखाई दे रहा है। एसेट की वैल्यू अगर हम रीइंस्टेट करने की कोशिश करेंगे कि हमें ग्रांट नहीं मिली है तो हमें एसेट की कीमत को बढ़ाना होगा 60,000 से। तो एक तरफ एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट 60,000, जिसकी वजह से एसेट उस कीमत पे आएगा जिस कीमत पे होना चाहिए। अगर ये ग्रांट हमें नहीं भी मिलती, हम 4 लाख के एसेट को नॉर्मल डिप्रिशिएट करते तो 80,000 का डिप्रिसिएशन हर साल होता, 1,60,000 का डिप्रिसिएशन होता, 2,40,000 का एसेट होना चाहिए था। बट हमारी बुक्स में ये एसेट 1,80,000 का रिकॉर्डेड है, इसलिए 60,000 से इस मशीन की कीमत को बढ़ाना पड़ेगा। तो मशीन की कीमत आप डेबिट करेंगे 60,000 से। दूसरी तरफ आपने डिप्रिसिएशन कम चार्ज किया, 40,000 का डिप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ है ईयर 1 और ईयर 2 में, तो आपको ये एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन डेबिट होगा 40,000। 60,000 से मशीन की कीमत बढ़ेगी, 40,000 से एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज होगा और क्रेडिट में आप कैश अकाउंट 1 लाख से रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर यूज़ करते हैं तो ये तरीका होगा आपके रीपेमेंट ऑफ ग्रांट के दौरान। तो इस तरीके से हम ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर मैं अकाउंटिंग पॉलिसी आपको दिखाऊं कि रियल लाइफ में किस तरीके से ये प्रेजेंट होती है, कि ग्रांट किस तरीके से हमारी बुक्स में आएगी, क्या पॉलिसी एक एंटिटी दिखाती है और किस तरीके से ये बैलेंस शीट में प्रेजेंट होगी, इसके लिए मैं आपको लेके के चलता हूँ एक रियल लाइफ बैलेंस शीट और पीएनएल में और नोट्स टू अकाउंट्स में। तो हम अकाउंटिंग पॉलिसी में बताएंगे कि क्या गवर्नमेंट ग्रांट मिली और हम ग्रांट किसको बोलते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल के तहत हमें ग्रांट जो मिली वो मिली अदर इनकम इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड अदर रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग इंसेंटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट रेफर्ड एज इंसेंटिव्स। Government grant are recognized when there is a reasonable assurance that entity will comply with the relevant conditions and grants will be received.
इस कंपनी ने, जिसकी मैं बैलेंस शीट आपको दिखा रहा हूँ, उसके नोट्स में लिखा हुआ है कि इन्होंने कंडीशंस मीट की है और ये भी तय है कि इनको ग्रांट मिलेगी और ये सारी कंडीशंस मीट कर देंगे। और जो ग्रांट मिली इन्हें अदर इनकम के रूप में मिली, इंसेंटिव्स के रूप में मिली। तो ये कहते हैं कि ग्रांट रिकॉग्नाइज होती है पीएनएल में सिस्टमैटिक बेसिस पे जिस तरीके से कंपनी को फायदा पहुंच रहा है। तो ये ग्रांट उन खर्चों को कम करने की कोशिश करते हैं जो हमने या तो इनकर कर दी या हमने कोई एसेट खरीदा है। और जो भी ग्रांट हमें मिली वो डेफर होगी और अमोटाइज करेंगे यूजफुल लाइफ के बेसिस पे। अभी भी हमने समझा कि हमें अगर कोई ग्रांट मिली तो हम यूजफुल लाइफ के बेसिस पे उसे डेफर करके रिलीज करेंगे। तो ये ग्रांट इनकम को रिकॉग्नाइज करने की पॉलिसी कंपनी बता रही है कि इस तरीके से हमने ग्रांट इनकम को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया और उसे डेफर किया, यूजफुल लाइफ के बेसिस पे, सिस्टमेटिक बेसिस पे उसे स्प्रेड किया। कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट हमें इनकम के लिए मिलती है वो हम डायरेक्टली पीएनएल में रिकॉग्नाइज करते हैं और वो अदर इनकम में दिखाई जाती है या डायरेक्टली उन खर्चों को ऑफसेट कर देगी जिन खर्चों के लिए ग्रांट हमें मिली है। डायरेक्टली एक्सपेंस में से भी हम माइनस कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे अदर इनकम में गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हमें मिले हैं, पिछले साल मिले थे 173.24 करोड़ के और इस साल मिले हैं 183.29 करोड़। तो नॉन करंट एसेट साइड अगर हमें ग्रांट मिली नहीं है अभी तक, अगर ग्रांट मिल चुकी होती तो हमारा कैश बढ़ चुका होता। अगर ग्रांट मिली नहीं है, उम्मीद है कि ग्रांट मिल जाएगी, इसलिए हम गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें उम्मीद है कि हमने कंडीशंस मीट कर दी और ग्रांट रिसीवेबल है, इसलिए नॉन करंट एसेट्स के डेबिट साइड ये ग्रांट रिसीवेबल में आ चुकी है। और कुछ अमाउंट हमें इसी साल मिल जाएगा, वो हमने करंट एसेट्स कैटेगरी में गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल में दिखाया। इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में ग्रांट रिसीवेबल दिखाई देगी। नॉन करंट लायबिलिटीज में यही ग्रांट इंसेंटिव डेफर्ड इनकम के रूप में आएगा कि नॉन करंट लायबिलिटी में इतनी ग्रांट हम फ्यूचर में हमें रिलीज करनी होगी पीएनएल में और कितनी ग्रांट हम इस साल रिलीज करने वाले हैं वो हमारी करंट लायबिलिटी में दिखाई देगी। वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अदर करंट लायबिलिटीज में गवर्नमेंट ग्रांट, हमारा जो डेफर्ड इनकम है वो है 3308 करोड़ पिछले साल का और इस साल 2640 रह गया है। और करंट लायबिलिटीज में हम वो ग्रांट दिखाएंगे जो इस साल, एक साल के अंदर हम रिलीज करने वाले हैं। इस डेफर्ड इनकम बैलेंस से हम पीएनएल में लेके जाएंगे अगले साल, एक साल के भीतर। तो करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो विद इन 1 ईयर हम सेटल करने वाले हैं, रिलीज करने वाले हैं। तो एक साल के अंदर जो रिपोर्टिंग डेट से रिलीज होंगी वो ये अमाउंट है। करंट लायबिलिटीज में भी ग्रांट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये हमारा बैलेंस हम रिलीज करेंगे पीएनएल में इस साल के दौरान। इन्होंने ये भी ब्यौरा दिया है कि इस गवर्नमेंट ग्रांट में इंक्लूडेड क्या है। 197.3 करोड़ का इनको 31 मार्च 2022 को फायदा हुआ और पिछले साल 157.75 करोड़ का इनको फायदा हुआ। ग्रांट मिली इनको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेटेड जो भी ड्यूटी कॉस्ट ये बियर करते थे उसमें इनको छूट मिली। वरना क्या होता है कि नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड होते हैं एसेट की कॉस्ट में, बट यहाँ पे इनको मौका दिया गया कि आप चाहो तो इसे ग्रांट के रूप में माइनस कर सकते हो एसेट में। पर इंडिया 20 गवर्नमेंट ग्रांट कहता है कि हम डेफर्ड इनकम अप्रोच यूज करेंगे, इसलिए डायरेक्ट माइनस ना करके हम सिस्टमेटिक बेसिस पे इसे डेफर्ड इनकम बैलेंस के रूप में हमने लायबिलिटी में दिखाया और रिलीज करेंगे इस इंसेंटिव को जो हमें मिला एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, जिसकी एक डिफाइंड लाइफ है। उसी बेसिस पे इस ग्रांट को भी स्प्रेड किया गया, रिलीज किया गया पीएनएल में। इस तरीके से हम नोट्स में पूरा डिटेल देंगे कि किस तरीके से ग्रांट मिली, कितनी ग्रांट मिली, किस वजह से मिली, कब कब वो रिलीज होगी, कैसे मैंने बैलेंस शीट में रिसीवेबल दिखाया, कैसे मैंने लायबिलिटी वाली साइड डेफर्ड इनकम अप्रोच का एप्लीकेशन किया और किस तरीके से इस साल में ये रिलीज होगी।
अब देखते हैं ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम। अगर आपने कोई ऐसा खर्च किया है जिसकी वजह से आपको कोई इंसेंटिव मिला है, तो आपके पास चॉइस है कि आप उसे अदर इनकम कैटेगरी में भी दिखा सकते हैं या उस एक्सपेंडिचर से डायरेक्टली उस ग्रांट इंसेंटिव को माइनस भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कंटिन्यू करते हुए एग्जांपल जो बैलेंस शीट का हमने देखा कि कैसे ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट रिकॉग्नाइज होंगे, तो इनकम से रिलेटेड अगर कोई इंसेंटिव मिला है वो किस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो इसका एग्जांपल हमारे पास है इसी बैलेंस शीट में। अगर आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में दिया गया है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो इस साल के हैं 31 मार्च 22 और 21 के हैं, वो नेट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड है। मतलब ये जो एक्सपेंस हमने रिकॉग्नाइज किया सैलरीज, वेजेस एंड बोनस का, इसमें से अगर हमें इंसेंटिव मिला है वो हमने माइनस करके इस फिगर को प्रेजेंट किया है और हमने इंडिया 20 गवर्नमेंट ग्रांट का ऑल्टरनेटिव तरीका यूज़ किया, डायरेक्टली एक्सपेंस में से इस ग्रांट इंसेंटिव को माइनस कर दिया। तो एक तरीका था कि अदर इनकम भी दिखा सकते थे, और दूसरा तरीका ये है कि हम उसे उस एक्सपेंस में से भी माइनस कर सकते हैं जिस एक्सपेंस के लिए ये ग्रांट में मिली। तो जैसा कि आपके सामने एग्जांपल है, ये हमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के लिए एक इंसेंटिव मिला जो हमने डायरेक्टली माइनस करके दिखाया और इसके बारे में डिटेल जरूर दी कि एनुअल रिपोर्ट में हमने ये ऐसा किया है और हमने जो प्रेजेंट किया है नेट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट प्रेजेंट किया है। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं। एक केस में इन्होंने नेट ऑफ एक्सपेंस में से ग्रांट को माइनस किया और दूसरा अदर इनकम में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के बारे में डिटेल दी गई है। ये वो इंसेंटिव्स है जो हमें डेफर्ड इनकम अप्रोच से रिलीज करके यहाँ दिखाए गए हैं, जो हमें कई साल के दौरान बेनिफिट देने वाले हैं। वो हमने हर साल रिलीज किया, कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव वो अदर इनकम में दिखाया और डेफर्ड इनकम का बैलेंस कम करते चले गए। इस तरीके से ये मेरी बैलेंस शीट और P&L में प्रेजेंट होगा। अगर किसी वजह से हमें रीपे करना पड़ जाता है तो अदर इनकम का बैलेंस, तो सीधी सी बात है कि अगर आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के लिए कुछ इंसेंटिव मिला और आपने वो एक्सपेंस नहीं रिकॉग्नाइज किया क्योंकि उसे आपने नेट एक्सपेंस दिखाया, ग्रांट का अमाउंट माइनस करके दिखाया, तो अगर किसी वजह से ये आपको वापस देनी पड़ जाती है तो ये आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ जाएगा, इसे बढ़ा हुआ दिखाना पड़ेगा। अगर आपने उसे अदर इनकम में दिखाया है तो आपको उसे डेबिट एंट्री के साथ रिवर्स करना पड़ेगा, उस क्रेडिट एंट्री को जो आपने इनकम दिखा दी उसे रिवर्स करके P&L में दिखाना पड़ेगा कि किसी वजह से हमें ये वापस देना पड़ गया। हमें ग्रांट्स कई रूप में मिलती है। फॉरगिवेबल लोन मिल गया, अगर आपको ऐसा कोई लोन मिला है जिसमें आपको पूरी छूट दे दी गई कि आपको ये रीपे नहीं करना है, तो आप ये जो लोन का जो पीरियड है, जिस पीरियड के दौरान आपको ये देना था, उसी पीरियड के दौरान आपको इसे रिलीज़ करना पड़ेगा P&L में। आपको कम मार्केट रेट पे भी मिल सकता है लोन, जिसमें 5 साल का डिफाइंड पीरियड है कि आपको 5 साल के दौरान ये लोन रीपे करना है, बट आपको मार्केट से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिला। मार्केट में रेट कुछ और चल रहा है बट आपके लिए रेट कम कर दिया गया, तो जो डिफरेंस है मार्केट के रेट और जो आपको रेट दिया गया, उस डिफरेंस को हम ग्रांट की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम नॉर्मल मार्केट रेट पे अगर ये ग्रांट लेते तो किस कीमत पे ये हमारी लायबिलिटी होती। नॉर्मल रेट पे हम इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे और जो डिफरेंस है जो हमने नहीं पे करना, मान लो 50 लाख का लोन मिला, 37 लाख का लोन आप रीपे करेंगे आज की कीमतों में आने वाले समय में। तो जो डिफरेंस है 13 लाख का, वो आप अपने डेफर्ड इनकम में दिखाएंगे और रिलीज करेंगे P&L में। तो आप नॉर्मल इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे, आप एक्सपेंस पूरा रिकॉग्नाइज करेंगे, बट आप इस डेफर्ड इनकम के बैलेंस में से रिलीज करेंगे हर साल एक अमाउंट जो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस को कम करेगा P&L में। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें ग्रांट एसेट्स के लिए मिले, हमें ग्रांट लाइबिलिटीज़ के लिए भी मिल सकती है। हमारी लाइबिलिटीज़ के खर्चों को कम करने के लिए, हमारे इंटरेस्ट के एक्सपेंस को कम करने के लिए, हमारे इंटरेस्ट के एक्सपेंस को कम करने के लिए भी हमें ग्रांट्स मिल सकती हैं। वो भी डेफर्ड इनकम अप्रोच के बेसिस पे ही रिलीज़ होंगी धीरे धीरे
पीएनएल में, उसमें भी हम डायरेक्टली लायबिलिटी में से माइनस कर सकते थे, पर हम दिखाना चाहते हैं कि हमें कितना फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि इंड AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहता है कि आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे दिखाना पड़ेगा। तो जो फ़ायदा हुआ वो हम रिलीज़ करेंगे डेफर्ड इनकम अप्रोच के तहत, हर साल कुछ अमाउंट पीएनएल में लेके जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिला 50 लाख का, जो कि 5% के रेट में मिला। मार्केट में 12% का रेट चल रहा है, और ये लोन हमें 5 साल के दौरान रीपे करना है। हर साल के एंड में हमें एक पेमेंट करनी है, जो कि 5% होगी, क्योंकि 5% में मिला तो हमें ये लगेगा कि 50 लाख का लोन 5% के हिसाब से 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट हमें करना है, पर मार्केट में 12% का रेट चल रहा है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की कीमतों में लोन कितना है। हम 50 लाख रीपे करेंगे 5 साल बाद, 2.5 लाख पे करेंगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद और 5 साल के बाद। ये सारी पेमेंट्स हम 5 साल के दौरान करेंगे। इनका 12% के रेट के हिसाब से आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए? तो 12% के रेट के हिसाब से आज इनका प्रेजेंट वैल्यू आना चाहिए 37,38,328। हमें लोन मिला 50 लाख का, पर आज की कीमतों में अगले 5 साल में जो हम पेमेंट करेंगे वो सिर्फ 37,38,328 की पेमेंट करेंगे। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो हमें ग्रांट मिला। डिफरेंस कितना है? तो जनरल एंट्री क्या होगी? आप अपने बैंक अकाउंट में 50 लाख दिखाएंगे, पर इस डिफरेंस को, जो डिफरेंस है 12,61,672 रुपये, 12,61,672 आप डेफर्ड इनकम में दिखाएंगे, अपनी लायबिलिटी के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और बाकी अमाउंट आप लोन दिखाएंगे कि 37,38,328 का लोन मिला है। ये लोन एक नॉर्मल जिंदगी जिएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट 12% के रेट पे लगेगा, हर साल पेमेंट 2,50,000 कम हो जाएगी, और अमोटाइज्ड कॉस्ट बैलेंस 1 साल के बाद आएगा 39,36,928। वही सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट 12% के रेट पे लगेगा, फिर एक पेमेंट होगी 2,50,000 की। ऐसे करते करते 5 साल के दौरान ये लोन सेट ऑफ हो जाएगा। तो जो डेफर्ड इनकम में हमारा जो बैलेंस है वो भी इसी लोन के पीरियड के दौरान ही हम रिलीज करेंगे पीएनएल में, क्योंकि ये हमें ग्रांट के रूप में मिला है। और डेफर्ड इनकम बैलेंस हमारा इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जो पीएनएल में जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आए वो 12% के अमाउंट पे रिकॉर्ड ना हो, वो 5% के अमाउंट पे रिकॉर्ड हो। जो डिफरेंस है हम रिलीज कर देंगे 5 साल के दौरान पीएनएल में, ताकि जो एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है 12% के रेट पे वो सेट ऑफ होता चला जाए, और हम अपनी ग्रांट इनकम को दिखा सकें अपने पीएनएल और बैलेंस शीट में।
कई बार हमें ग्रांट नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए भी मिल जाता है। जैसे हमें लैंड के लिए ग्रांट मिल गई, बट लैंड तो हम डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो अब किस बेसिस पे इस ग्रांट को स्प्रेड करें। पर वो लैंड किसी वजह से तो हमने लिया होगा जिसके ऊपर हम कुछ बनाएंगे, कोई आइटम ऐसा बनाएंगे, जैसे बिल्डिंग बनाएंगे या फैक्ट्री बनाएंगे, तो जिस पीरियड में वो फैक्ट्री या बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी उसी पीरियड में इस ग्रांट को भी हम रिलीज करेंगे पीएनएल में, क्योंकि उसी पीरियड के दौरान हमें इस लैंड का फ़ायदा होने वाला है। हमने कई बार खर्चे पहले से ही कर दिए हैं जिसके लिए हमें ग्रांट मिलती है। अगर हमने सारे खर्च पहले ही कर दिए और हमें इमीडिएटली ग्रांट मिल जाती है बिना कोई कंडीशंस के, तो हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर देते हैं। अगर हमने खर्चे कर दिए हैं, कंडीशंस मीट कर दिए हैं, तो हम ग्रांट रिसीवेबल अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हम एलिजिबल हो गए हैं ये ग्रांट रिसीव करने के। जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया कि हमने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल दिखाया, मतलब हमने कंडीशंस मीट कर दिए हैं, हम एलिजिबल हैं उस ग्रांट को रिसीव करने के लिए, इसलिए हम रिसीवेबल में दिखाते हैं कि हमें ये पैसा मिलेगा आने वाले समय में गवर्नमेंट से। कई बार हमें गवर्नमेंट की तरफ से नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल जाते हैं जिसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं होती, हम कुछ नॉमिनल अमाउंट पे करते हैं जिसकी वजह से हमें वो ग्रांट मिल जाती है, जैसे कोई लैंड एंड बिल्डिंग। हमारे पास दो चॉइस है कि हम उसे फेयर वैल्यू पे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो भी कीमत है उस एसेट को हमारे पास पहुंचाने की, वो कीमत पे हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं फेयर वैल्यू पे, या हमने जो भी खर्च किया है उस एसेट को पाने के लिए, वो गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशंस मीट करने के लिए, जो भी नॉमिनल अमाउंट हमने खर्च किया उस कीमत पे भी हम इस एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो एक तो तरीका है कि हम इसे नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉग्नाइज कर दें। जैसे हमें एक लैंड मिला, 5 एकड़ का लैंड गवर्नमेंट ने दिया और हमें 10,000 पर एकड़ खर्च करने पड़े, तो टोटल 50,000 खर्च हुआ, तो हम नॉमिनल अमाउंट पे 50,000 का एसेट भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पर मार्केट में इन्हीं 5 एकड़ की कीमत 1 लाख पर एकड़ है, तो 5 एकड़ की कीमत 5 लाख रुपए हुई, तो हमें 5 लाख की फेयर वैल्यू का एसेट रिकॉग्नाइज करना होगा। और दूसरी तरफ डेफर्ड इनकम में हमें 4.5 लाख रिकॉग्नाइज करने होंगे, क्योंकि 50,000 तो हम खर्च कर चुके हैं। टोटल एसेट 5 लाख का जरूर हमें मिला, पर हमें जो ग्रांट मिली वो 4.5 लाख की मिली, इसलिए हम ग्रांट इनकम में डेफर्ड इनकम अप्रोच के तहत हम 4.5 लाख का ग्रांट इनकम दिखा सकते हैं। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, प्रेफर्ड तरीका फेयर वैल्यू का होता है। तो जिन फिगर्स का हम कैलकुलेशन कर पाए कि किस तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंट होगा, किस तरीके से पीएनएल में प्रेजेंट होगा, वो हमने गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में दिखाया। पर कई बार हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती है, जैसे हथकरघा इंडस्ट्री को सपोर्ट दे दी गई कि गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी अगर कोई भी आइटम, तो सबसे पहले इनसे प्रोक्योर करेगी। अगर कोई एग्रीकल्चरल एंटिटी है तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जाके किसानों को, या जो भी वो बिजनेस करते हैं, या जो भी एग्रीकल्चरल इनकम कमाने के लिए कोई बिजनेस एंटिटी उसमें इन्वॉल्व है, उनको कोई टेक्निकल सपोर्ट दी गई है, उनको कोई नॉलेज ट्रांसफ़र की गई है, कोई ट्रेनिंग दी गई है, जिसका खर्च हम सीधा सीधा असाइन नहीं कर सकते कि कितनी वैल्यू हमें मिली, तो हम उस असिस्टेंस के बारे में भी अपने नोट्स अकाउंट्स में बताते हैं कि हमें ये गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस मिला, हमें ये फ़ायदा पहुंचा, और हम इसे एक फाइनेंशियल फिगर में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट हम ये बता सकते हैं इसके पीछे की कहानी। तो जिस भी तरीके का फ़ायदा हुआ, किस टाइप का फ़ायदा हुआ, उसका नेचर, एक्सटेंट, बेनिफिट, ड्यूरेशन, इस सब के बारे में हम डिस्क्लोजर में, नोट्स अकाउंट्स में प्रेजेंट करेंगे। तो फाइनली डिस्क्लोजर्स में हमें बताना पड़ेगा कि किस टाइप की ग्रांट मिली, इसका
प्रेजेंटेशन में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि किस टाइप से अकाउंटिंग पॉलिसी में डिस्क्लोज होगा, गवर्नमेंट ग्रांट की क्या पॉलिसी है, डेफर्ड इनकम अप्रोच यूज़ करते हैं, हमें क्या क्या इंसेंटिव मिले, किस तरीके से हमने बैलेंस शीट में प्रेजेंट की, कितना अमाउंट हमारा लायबिलिटी में है, एसेट में है, पीएनएल में कितना रिलीज हुआ, किस तरीके के हमें असिस्टेंस मिले, उन सब के बारे में हम डिस्क्लोजर देते हैं। हमें किस तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग करनी चाहिए वो हम समझ चुके हैं।